नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम आईएएस। सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो आज की। देखिए, अभी तक हमने जो करंट कवर कर लिया है वो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का हमने लास्ट वीडियो में करंट कवर किया था। ठीक है, इस वीडियो में जो हम करंट कवर करने वाले हैं वो 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का करंट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीनों का करंट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि यार मैं करंट की सीरीज़ स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, अभी 2022 की चल रही है, इसे ख़त्म होते ही मैं 2023 की सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज़ लोगों को बताएं यार, लोगों को, ठीक है, लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को कम से कम। ठीक है, शुरू करें। चलिए, आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं एस मुंद्रा। कौन बने हैं भाई? एस मुंद्रा। इनका पूरा नाम है सुभाष शॉर्टन मुंद्रा। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। ये किसके स्थान पर बने हैं? तो ये बने हैं विक्रमजीत सेन के स्थान पर। विक्रमजीत सेन के स्थान पर बने हैं एस मुंद्रा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9 जुलाई 1875 को। 9 जुलाई 1875 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? मुंबई में। इसके सीईओ कौन है? ठीक है, अध्यक्ष तो हो गए एस मुंद्रा विक्रमजीत सेन के स्थान पर, और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आशीष कुमार चौहान। ठीक है, बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में एक ब्रोकर का काम करता है। एक तरीके से जब हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं या किसी कंपनी को अपने शेयर बेचने होते हैं तो उसे एक व्यक्ति, मतलब एक संस्थान की आवश्यकता होती है। जैसे हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो हम किसी कंपनी के पास जाकर शेयर नहीं खरीदते। ठीक है, ना ही कोई कंपनी हमारे पास बेचने के लिए आती। कंपनी के शेयर खरीदने व बेचने का जो हमारे पास से काम करता है वो करता है स्टॉक एक्सचेंज। और ये हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये भारत का ही नहीं, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये व्यापार की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है क्योंकि इसके पास 5000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी 9 जुलाई 1875 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आशीष कुमार चौहान इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें 5000 से प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिसके हाल ही में अभी अध्यक्ष बने हैं एस मुंद्रा विक्रमजीत सेन के स्थान पर। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए आगे बात करते हैं किस भारतीय लेखिका को 2022 में बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार क्या है इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले बात करते हैं किस भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
तो ये हैं गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री को, ठीक है, गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना है टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत का कब्रिस्तान, रेत की कब्र या रेत का कब्रिस्तान के लिए इन्हें गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी बुकर पुरस्कार की। ये जो गीतांजलि श्री हैं ये मैनपुरी की रहने वाली हैं, मैनपुरी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी बुकर पुरस्कार की। बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बुकर मैकेनिकल लिमिटेड लंदन के द्वारा। लंदन की एक संस्था है जिसका नाम है बुकर मैकेनिकल लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है भाई, 44 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 44 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये पुरस्कार दिया किसे जाता है, तो ये पुरस्कार दिया जाता है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को, अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को दिया जाता है, ठीक है। यहां पर लिख लेना टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की कब्र, रेत की कब्र। हिंदी में भले ही है रेत की कब्र, लेकिन इंग्लिश में इसका जो असली नाम है वो टॉम्ब ऑफ सैंड ही है, क्योंकि इंग्लिश का उपन्यास है, ठीक है। बुकर पुरस्कार की बात करें तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। बुकर मैकेनिकल लिमिटेड लंदन के द्वारा दिया जाता है, 44 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये साल का जो सबसे अच्छा अंग्रेजी भाषा का उपन्यास होता है उसे दिया जाता है, ठीक है। अगर बात करें पहला किसे दिया गया था, तो पहला दिया गया था 1969 में, 1969 में दिया गया था पीएच न्यू बॉय को, पीएच न्यू बॉय, ये एक राइटर हैं पीएच न्यू बॉय, इन्हें दिया गया था। इनके कौन से उपन्यास के लिए, तो इनका एक उपन्यास था उत्तर देने के लिए कुछ, यानी कि समथिंग फॉर आंसर, समथिंग फॉर आंसर, समथिंग फॉर आंसर, ठीक है। इनका उपन्यास था समथिंग फॉर आंसर, किनका, पीएच न्यू बॉय का, जिसके लिए 1969 में इन्हें पहला बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहां किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहां किया है भाई, तो ये किया है गुजरात के कलोल में, गुजरात में एक जगह पड़ती है कलोल, यहां पर किया है विश्व के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है, ठीक है। नैनो यूरिया का मतलब क्या है, जो यूरिया है उसी को अब माइक्रो पार्टिकल्स में लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिसकी वजह से किसानों की जो उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो पौधों को भी नाइट्रोजन की जो सही मात्रा है वो मिल पाएगी, क्योंकि जो मोटे कण होते हैं, जो काफ़ी हैवी कण होते हैं, वो पौधों के बाहर ही रह जाते हैं, वो पिघल नहीं पाते। तो नैनो यूरिया की बात चल रही है, नैनो यानी कि बिल्कुल माइक्रो यूरिया की बात चल रही है, बहुत बारीक यूरिया की बात चल रही है। तो इससे किसान की उत्पादकता में वृद्धि होगी, क्योंकि पौधों को सही मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाएगी, ठीक है। आगे बात करें,
औसतन फसलों में 8% से ज़्यादा अधिक वृद्धि हो पाएगी। इसमें जितना नाइट्रोजन पौधों को अभी मिलता है उससे 8% ज़्यादा ही मिल पाएगा। चलिए आप बात करते हैं जो नैनो यूरिया प्लांट वगैरह है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है इफ्को के अंतर्गत। एक संस्था है इफ्को। आपने कभी यूरिया वगैरह का कट्टा देखा होगा तो उस पर भी लिखा होता है ये इफ्को, IFFCO। इसका मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। इफ्को की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को और इसका मुख्यालय है वही नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इफ्को जो भारत में जितना भी यूरिया वगैरह सप्लाई होता है इसके अंडर में रहता है। ठीक है, ये एक संस्था है सरकार की इफ्को, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। उम्मीद कर पाया हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कागजी स्टैम्प पेपर के स्थान पर, किस राज्य सरकार ने कागजी स्टैम्प पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने कागजी स्टैम्प पेपर समझते हो ना, जब हम ज़मीन वगैरह लिखवाते हैं तो स्टैम्प पेपर भी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो कागजी स्टैम्प पेपर के स्थान पर, कागजी स्टैम्प के स्थान पर ई स्टैम्प यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प की शुरुआत की है। किस राज्य ने की है भाई कागजी स्टैम्प के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प की शुरुआत? तो ये की है पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने की है इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प की शुरुआत। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल। ठीक है, तो पंजाब के द्वारा शुरू की गई है कागजी स्टैम्प पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर। इसमें कागज वगैरह अब समाप्त कर दिए गए हैं, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ करेगा। ठीक है, जमीन वगैरह जो ली जाया करेगी वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही स्टैम्प पेपर बना करेंगे। कागजी स्टैम्प पेपर समाप्त कर दिए गए हैं। अच्छा, पंजाब की बात आई गई है तो पंजाब में एक योजना भी शुरू की गई थी इनके भगवंत मान के द्वारा ही। कौन सी योजना शुरू की गई थी भाई? लोक मिलनी योजना। ये भी उसी समय शुरू की गई थी जब कागजी स्टैम्प पेपर और ई स्टैम्प पेपर की बात चल रही थी। तो लोक मिलनी योजना किस सरकार ने शुरू की है? पंजाब सरकार ने। लोक मिलनी योजना है क्या? लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए, आम लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए पंजाब सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था लोक मिलनी योजना। ये भी उसी समय की बात है। ठीक है, अप्रैल 2022 की। आगे बात करें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022। पहले तो इसमें एक चीज देखो, यहां बात पुरुष की चल रही है क्योंकि महिला हॉकी भी होता है और पुरुष हॉकी भी होता है। तो पहली बात तो चल रही है पुरुष की। दूसरी कैटेगरी एशिया कप। ना तो ये राष्ट्रीय स्तर की बात चल रही है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात चल रही है, ये बात चल रही है एशिया कप की, एशिया लेवल की। ठीक है, तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है भाई? तो ये जीता है आपके दक्षिण कोरिया ने जीता है भाई। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसे हरा के? मलेशिया को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। अच्छा, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भैया भारत रहा तीसरे स्थान पर रहा। किसे हराकर? जापान को हराकर भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, जापान को हराया था 1-0 से।
1-0 से जापान को हराकर भारत तीसरे स्थान पर रहा है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में। अच्छा, बात करते हैं आयोजन कहाँ हुआ था भाई। इसका आयोजन हुआ था जकार्ता में। कहाँ हुआ था? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है भाई? जकार्ता है इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसको सही से लिख देता हूं, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है। अच्छा, बात करें संस्करण कौन सा था। ठीक है, इस बार का संस्करण कौन सा था भाई? तो 11वां संस्करण था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन हुआ था वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। 11वां संस्करण था। जीता किसने? दक्षिण कोरिया ने। किसे हराकर? मलेशिया को हराकर। भारत का स्थान रहा तीसरा, जापान को हराकर 1-0 से हराया था जापान को। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2022। ध्यान से क्वेश्चन देखो इधर। वहां एशिया कप की बात चल रही थी, लेकिन यहां बात चल रही है हॉकी विश्व कप 2023। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप, ध्यान रखना यहां पुरुष है और यहां विश्व कप है, एशिया कप नहीं है। ये एशिया कप की बात चल रही थी, यहां विश्व कप की बात चल रही है। तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 का जो आयोजन है वो किया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहां किया जाएगा भाई? भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया जाएगा 2023 का आयोजन। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस बार जो संस्करण होगा वो कौन सा संस्करण होगा? 15वां संस्करण होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो संस्करण होगा वो 15वां संस्करण होगा। अच्छा, तो 14वां संस्करण कहां हुआ था? तो 14वां संस्करण भी भैया भारत में ही हुआ था। 14वां संस्करण भी भारत में ही हुआ था। कब हुआ था? तो ये हर 5 साल में होते हैं। तो कब हुआ था? 2018 में। ठीक है, 2018 में 14वां संस्करण हुआ था, ये भी भारत में ही हुआ था। ठीक है, लगातार दूसरी बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, ये जो हॉकी विश्व कप वगैरह है, हॉकी विश्व कप है, इसका आयोजन कौन सी संस्था करती है भाई? इसका आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो इसका आयोजन करती है FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH आयोजित करती है विश्व कप, हॉकी विश्व कप। ठीक है, अगर बात करें FIH की, तो FIH की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक जगह पड़ती है लूसाने। कहाँ? लूसाने, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, FIH की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को, लूसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, भारत में FIH के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। कौन है भैया? नरेंद्र बत्रा हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन भी हमारा हॉकी से ही संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हॉकी से ही संबंधित है, लेकिन ये एशिया कप था, ये विश्व कप है। दोनों ही हॉकी हैं और दोनों ही पुरुष हैं। ठीक है, अगला है 12वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022।
अब देखो, ये एशिया है, ये विश्व कप है, यहां बात चल रही है राष्ट्रीय की, लेकिन तीनों ही पुरुष की बात चल रही है। ठीक है, तो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है भाई? तो ये जीता है आपके, किसने? हरियाणा ने। हरियाणा ने जीता है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का। वो भी कौन सा संस्करण जीता है? 12वां संस्करण जीता है। ठीक है, हरियाणा ने जीता भैया। किसे हराकर जीता हरियाणा ने? तो तमिलनाडु वालों को हराकर जीता है हरियाणा ने। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था इसका आयोजन भी। ठीक है, चलिए 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भुवनेश्वर, हरियाणा में हुआ। तमिलनाडु को हराकर हरियाणा ने ये खिताब जीता है, और हरियाणा ने पहली बार ये खिताब जीता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं महिला हॉकी एशिया कप 2022। महिला हॉकी एशिया कप, महिला हॉकी एशिया कप। यहां पुरुष की बात चल रही थी, यहां एक चीज ऐड कर देते हैं, महिला हॉकी एशिया कप 2022। ठीक है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? जो महिला हॉकी एशिया कप 2022 है वो जो, उसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कांस्य पदक जीता था। अगर बात करें कि स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो स्वर्ण पदक जीता था जापान ने। जापान ने गोल्ड जीता था भाई। ठीक है, जापान ने गोल्ड जीता था, और महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने जीता था कांस्य पदक। ठीक है, और यहां बात चल रही थी पुरुष हॉकी की। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 तक भारत की गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2011 से लेकर 2019 तक भारत में कितने प्रतिशत की गरीबी की गिरावट देखी गई है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत गरीबी भारत से समाप्त हो चुकी है भाई? तो 12.3%। 12.3%। मैं ऐसे करके लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 12.3% की गिरावट देखी गई है। क्योंकि 2011 की अगर बात करें तो 2011 में जो गरीबी थी वो कितनी थी? 22.5%। ठीक है, अब 2019 में कितनी है? 10.2%। तो कितनी बच गई? 12.3%। 12.3% कम हो गई है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 से 2019 तक भारत में कितने प्रतिशत गरीबी का स्तर नीचे गिर गया है? तो 2011 में भारत में गरीबी कितनी थी? 22.5%। और 2019 में गरीबी कितनी है? 10.2%। तो कितनी गिर गई? 12.3% गरीबी भारत से समाप्त हो चुकी है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है भाई इसके? तो डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और डेविड मालपास इसके
अध्यक्ष हैं। आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार परिवारों को, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार परिवारों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार परिवारों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है भैया ये? तो ये शुरू की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्र। ठीक है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, गहलोत सीएम है भाई, और गवर्नर कौन है? कालराज मिश्र। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है शहरी क्षेत्रों में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए। अच्छा, ऐसी ही एक योजना पहले भी चल चुकी है केंद्रीय स्तर पर, ऐसी ही एक योजना पहले भी चल चुकी है 100 दिनों वाली केंद्रीय स्तर पर, जिसका नाम था मनरेगा। क्या नाम था भैया? मनरेगा नाम था। और मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। उसका नाम, उस समय इसका नाम था नरेगा, नरेगा। बाद में 2009 में एक शब्द जोड़ा गया मनरेगा। अक्टूबर 2009 में एक शब्द जोड़ा गया, मनरेगा हो गया। ठीक है, शुरुआत की गई थी नरेगा से 2 फरवरी 2006 को, लेकिन 2009 में इस योजना का नाम कर दिया गया मनरेगा। ठीक है, यह भी 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करने वाली एक केंद्रीय स्कीम है। ठीक है, केंद्रीय स्कीम है। ये 593 जिलों में चलाई गई थी 2 फरवरी 2006 को। 593 जिलों में चलाई गई थी ये। ठीक है, समझ रहे हो कितनी बड़ी स्कीम है ये? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य सत्कार मेला, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य सत्कार मेला, आतिथ्य सत्कार मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखना पहली बात तो ये है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य सत्कार मेला, आतिथ्य सत्कार मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है भाई? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर तुम्हारा करंट नहीं आएगा। बहुत डीप जाकर ये करंट निकालना पड़ता है, समझ गए? काफ़ी ज़्यादा पत्र निकालने पड़ते हैं, खोजने पड़ते हैं, तब जाके ये करंट निकलता है, ऐसे नहीं, समझ गए? तो भाई
जब मैंने कहा कि इससे बाहर नहीं आएगा तो इतना काफ़ी है। 2022 का करंट जिन जिन एग्जाम्स में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। वीडियो देखना, स्किप मत करना, पूरी देखना, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य सत्कार मेला 2022 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। और इस बार जो इसका संस्करण था वो 9वां संस्करण था। कौन सा वां संस्करण था? 9वां संस्करण था, ठीक है। ये जो मेला लगाया जाता है ये स्थानीय कारीगरों को एक अवसर प्रदान करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें देश व विदेश की संस्कृति का आदान प्रदान होता है तथा छोटे छोटे उद्योगों को भी अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि उनकी वृद्धि हो सके, ठीक है। चलिए, अब बात चल रही है जब मेले की, तो 2022 में कुछ मेले हुए थे, जैसे कि मतुआ धर्म महामेला। मतुआ धर्म महामेला ये कहाँ लगाया गया था भाई? महामेला, मतुआ धर्म महामेला लगाया गया था ठाकुरवाड़ी पश्चिम बंगाल में। ठाकुरवाड़ी पश्चिम बंगाल में, WV वेस्ट बंगाल। मतुआ धर्म महामेला, मतुआ धर्म महामेला ठाकुरवाड़ी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। सूरज कुंड पूछा भी जा चुका है भैया ये क्वेश्चन, तो सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है भाई? फरीदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। मरु उत्सव, मरु उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है भाई? मरु उत्सव का आयोजन हुआ है राजस्थान के जैसलमेर में, जैसलमेर राजस्थान में मरु उत्सव, ठीक है। चलिए, एक और है स्पीतूक गुस्टर फेस्टिवल। स्पीतूक, स्पीतूक गुस्टर फेस्टिवल, गुस्टर फेस्टिवल, स्पीतूक गुस्टर फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है भाई? तो ये मनाया गया है लद्दाख में, ठीक है। कुछ मेले हैं, मतुआ धर्म महामेला ठाकुरवाड़ी पश्चिम बंगाल में, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद वेस्ट बंगाल में, मरु उत्सव जैसलमेर में और स्पीतूक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख में। इस बार भी आपके सीटेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें भी आपका कोई ना कोई धर्म महामेला या कोई मेला या उत्सव जरूर आना है। पिछली बार भी सीटेट में आपके उत्सव वगैरह पूछे गए थे और जीडी में भी उत्सवों से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जिसने भी मेरी जो भारत के त्योहार एवं मेले हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना। 2 पार्ट्स में डिवाइड है भारत के प्रसिद्ध त्योहार एवं मेले। 110% आपका क्वेश्चन वहां से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उस वीडियो के बाहर आपका कोई क्वेश्चन त्योहार एवं मेले से नहीं बनेगा। उसमें मैंने लगभग जो इंपॉर्टेंट सारे हैं वो सभी कराए हुए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है भाई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में जो भारत रहा वो 5वें स्थान पर रहा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत 5वें स्थान पर रहा था। तो 5वें स्थान की बात करें तो भारत को क्या क्या मिला? भारत ने टोटल 17 पदक जीते, टोटल 17 पदक जीते, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर हैं और 11 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो भैया पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर रहा जापान, ठीक है। पहले स्थान पर रहा जापान। इसने 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते हैं। आगे बात करें तो दूसरा है ईरान। ईरान ने 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं।
वहीं तीसरे स्थान पर रहा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो 10, 9, 19, 21 पदक जीते हैं आपके जापान ने, 10, 5, 15 पदक जीते हैं ईरान ने, और 8, 16, 17 और 5, 21 पदक जीते हैं आपके कजाकिस्तान ने। लेकिन गोल्ड ज़्यादा ईरान के पास है, इसीलिए ईरान दूसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए बात करें, भारत 5वें स्थान पर है 17 मेडल के साथ। क्लियर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की जो तालिका है उसमें भारत 5वें स्थान पर रहा, पहले स्थान पर रहा जापान। इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था उलान बटोर में। उलान बटोर किसकी राजधानी है भाई? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, मंगोलिया। ठीक है, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बच्चों और महिलाओं के पोषण में सुधार करने के लिए, बच्चों और महिलाओं के पोषण में सुधार करने के लिए पोषण पखवाड़ा 2022, बच्चों और महिलाओं के पोषण में सुधार करने के लिए पोषण पखवाड़ा 2022, पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? पोषण पखवाड़ा एक मिशन है जिसके द्वारा महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार किया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है भाई? पोषण पखवाड़ा 2022 तो ये शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है पोषण पखवाड़ा 2022। और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है भाई? तो ये हैं स्मृति ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? यानी कि क्वाड की जो मीटिंग है 2022 वाली भैया कहाँ हुई है? तो ये हुई है टोक्यो में। कहाँ हुई है? टोक्यो में, टोक्यो जापान में हुई है क्वाड की मीटिंग, 2022 की क्वाड की मीटिंग। अब बात करते हैं क्वाड है क्या? क्वाड, तो क्वाड एक ग्रुप है जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में, जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है यूएसए में, इसका मुख्यालय यूएसए में है। इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं? इस ग्रुप में 4 मेंबर हैं, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 ग्रुप हैं, 4 देश हैं, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों का ही ग्रुप कहलाता है क्वाड, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी और यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बाद में जुड़ा था 2009 में। ठीक है, 2009 में निकल गया था, बाद में चीन की वजह से, चीन के डर से ये निकल गया था, फिर 2009 में आकर वापस जुड़ गया। ठीक है, इन चारों का एक एक्सरसाइज भी होती है, इन चारों की एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, ये मैं आपको करा चुका हूं, मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार संयुक्त सैनिक अभ्यास इन 4 देशों के बीच ही चलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें भाई। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, 2021-22, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया भाई? तो ये किया गया पंचकुला, हरियाणा में। कहाँ किया गया?
पंचकुला हरियाणा में किया गया। ठीक है, इस बार संस्करण कौन सा था? तो संस्करण था चौथा। जो संस्करण था वो चौथा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, इसका आयोजन 2021-22 का पंचकुला हरियाणा में हुआ था। संस्करण था चौथा। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इनकी शुरुआत हुई थी भैया 2018 में। और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी 2018 में। शुरुआत, ठीक है, शुरुआत 2018 में हुई थी। संस्करण चौथा है, क्योंकि 2022 का तो भैया चौथा ही होगा। ठीक है, आगे बात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो भैया ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने की है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत, जिसके तहत महिलाओं को 12th के बाद 25,000 रुपये प्रदान किए गए। जिसके तहत महिलाओं को 12th के बाद 25,000 रुपये प्रदान किए गए। और ITI और IIM जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारियां कराई गई। ठीक है, 12th के बाद बालिकाओं को 25,000 रुपये दिए गए और ITI और IIM जैसी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए निःशुल्क तैयारी कराई गई। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया पुलित्जर पुरस्कार 2022। पुलित्जर पुरस्कार 2022 में कितने भारतीय फोटोग्राफरों को शामिल किया गया? पहली बात, पुलित्जर पुरस्कार दिया किसे जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार प्रेस के लिए होता है, मीडिया के लिए होता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 में कितने फोटोग्राफरों को शामिल किया गया है भैया? तो 4 फोटोग्राफर हैं, जिनका नाम है अदनान, सना, इरशाद और दानिश। ठीक है, सॉरी, सना इरशाद एक ही नाम है और एक है अमित। 4 फोटोग्राफर हैं, अदनान, सना इरशाद, दानिश और अमित। इन 4 फोटोग्राफरों को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, जो प्रेस या मीडिया को दिया जाता है। इन्हें ही क्यों मिला है भैया? तो इन्होंने कोविड-19 के समय अपनी महत्वपूर्ण कवरेज प्रदान की थी। कोविड-19 के समय इन्होंने लोगों को कवरेज प्रदान कराई थी, जिसके लिए इन्हें ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। अब बात करें थोड़ी सी पुलित्जर पुरस्कार की। हाँ भी गलत लिख दिया गया, हाँ यहाँ भी थोड़ा सा गलती हो गई, पुलित है, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, गलती हो गई लिखने में थोड़ी सी। चलिए पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी भैया 1917 में। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है USA की सरकार द्वारा, अमेरिका की सरकार द्वारा दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो सबसे पहले किसे दिया गया था? सबसे पहले दिया गया था जीन्स जूलिस को। जीन्स जूलिस को सबसे पहले दिया गया था। जीन्स जूलिस को, ये अमेरिका के हैं, तो इन्हें सबसे पहले दिया गया था। इन्हें ये जो दिया जाता है, ये पत्रकारिता, साहित्य और संगीत
और रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता, साहित्य, संगीत और रचना के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1917 में हुई थी, यूएस सरकार द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले दिया गया था जीन्स जूलिस को, जो कि यूएसए के हैं। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए 4 लोगों के नाम आए थे भारत में, अदनान, सनाइर शाह, दानिश और अमित, जिन्हें कोविड-19 के समय जिन्होंने महत्वपूर्ण कवरेज प्रदान की थी हमें। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने अप्रैल का जो करंट है वो कवर कर लिया है। कल की वीडियो में हम देखेंगे 1 मई से लेकर 15 मई तक का करंट। क्लियर? बस आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए लोगों को बताओ यार वीडियो के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।